नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह और उत्तर प्रदेश की खबरों के इस बुलेटिन में बात सबसे पहले बेसिक शिक्षा अधिकारियों की तरफ से जो कहा गया है प्राइमरी स्कूलों को लेकर, उसके बारे में उससे जुड़ी खबर से इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों की ओर से प्राइमरी स्कूलों में यूट्यूबर्स और बाहरी लोगों के प्रवेश को लेकर दिए गए आदेश के बाद सोशल मीडिया पर अब बहस छिड़ गई है। आदेश का उद्देश्य स्कूलों में अनधिकृत लोगों की आवाजाही को रोकना और शैक्षणिक व्यवस्था को प्रभावित होने से बचाना बताया जा रहा है। हालांकि इसी आदेश को लेकर कई लोग सवाल भी उठा रहे हैं कि क्या इसके दायरे में मीडिया और यूट्यूबर्स की स्वतंत्रता भी प्रभावित होगी। सोशल मीडिया पर एक पक्ष इसे स्कूलों की सुरक्षा और अनुशासन से जोड़कर देख रहा है, तो दूसरा पक्ष इसे पत्रकारिता और सूचना की स्वतंत्रता से जोड़ रहा है। इसी मुद्दे को लेकर विपक्ष भी सरकार पर सवाल उठाता नजर आ रहा है। देखिए हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट। देश के अलग अलग जिलों से बेसिक शिक्षा अधिकारियों द्वारा एक आदेश जारी किया गया, जिसमें सोशल मीडिया और यूट्यूबर्स के साथ साथ बाहरी लोगों पर स्कूलों के अंदर आने पर बैन लगाया गया। इस आदेश के बाद कहीं ना कहीं विपक्ष लगातार सरकार पर आरोप लगा रहा है कि क्या यही वो सरकार है जो सोशल मीडिया के जरिए स्कूलों को उजागर करने का काम किया जा रहा था, अब उन पर भी बैन लगा दिया गया है। फिलहाल अब देखना ये होगा सोशल मीडिया पर इस तरह के बयान के बाद क्या सरकार उन बीएसओ के खिलाफ कोई आदेश जारी करेगी जिन्होंने इस तरह का आदेश जारी किया है। फिलहाल इस आदेश को लेकर के लगातार जेनजी हो चाहे सोशल मीडिया हो, सब पर आलोचना सरकार की जा रही है। क्या मीडिया पर बैन लगाना सरकार को सही है? वीडियो जर्नलिस्ट हरीश साथ बसंत मिश्रा, इंडिया वॉइस, लखनऊ। उत्तर प्रदेश के अलग बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ज़ेन अल्फा को लेकर एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने नई पीढ़ी के भविष्य, शिक्षा और सामाजिक परिस्थितियों से जुड़े मुद्दों पर अपनी बात रखी। मायावती ने कहा कि बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और समान अवसर मिलना जरूरी है। तो बच्चों और नई पीढ़ी पर बीएसपी सुप्रीमो की नजर ज़ेन अल्फा के भविष्य पर मायावती ने ट्वीट के जरिए अपनी बात रखी है और उन्होंने इसको लेकर चिंता भी जताई है। और अब खबर प्रयागराज से। प्रयागराज में गंगा और यमुना दोनों नदियों का जलस्तर बढ़ने से संगम क्षेत्र में बाढ़ का अब असर दिखाई देने लगा है। निचला इलाका जो है या नदी के किनारे जाने वाले जो रास्ते हैं उन पर पानी भर आया है। बाढ़ का पानी बड़े हनुमान मंदिर के करीब पहुंचने से श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों की भी अब चिंता बढ़ गई है। संगम क्षेत्र में जलस्तर बढ़ने के साथ साथ प्रशासन की निगरानी भी बढ़ गई है। नदी किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है। जलस्तर में लगातार वृद्धि की वजह से निचले इलाकों में स्थिति पर नजर रखी जा रही है। देखिए प्रयागराज से हमारे संवाददाता शोएब रिजवी की ये रिपोर्ट। तो प्रयागराज की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर गंगा यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और गंगा यमुना के जलस्तर के बढ़ने से जो निचला इलाका है वहां पर पानी भर गया है और आने जाने में लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। बड़े हनुमान जी के मंदिर तक भी पानी वहां पर पहुंच चुका है और संगम क्षेत्र में जो लोग आते हैं उन लोगों को काफ़ी परेशानियां होने लगी हैं और इससे को लेकर चिंता भी बढ़ गई है। तो संगम का जो निचला इलाका है, फिर बड़े हनुमान मंदिर का जो इलाका है, परिसर है, वहां तक पानी पहुंच चुका है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं और इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ये सिर्फ संगम का ही इलाका नहीं, बल्कि जो नीचे इलाके हैं, निचले इलाके हैं, वहाँ पर भी पानी पूरी तरह से आ गया है और वो इलाके जलमग्न हो गए हैं। घरों के अंदर भी पानी आ गया है और इसकी वजह से काफ़ी दिक्कतें लोगों को आ रही हैं, परेशानियां वहाँ पर लोगों को आ रही हैं। तो प्रयागराज में गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का संगम है और वहाँ पर बाढ़ की स्थिति है और बाढ़ की स्थिति से वहाँ पर लोगों को चिंताएं भी हो रही हैं।
संगम नगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और अब आपको दिखाना चाहेंगे कि ये संगम का वही इलाका है जहाँ पे बड़ी संख्या में श्रद्धालु इकट्ठा होते हैं और ऐसे इलाके में अब लगातार जलस्तर बढ़ने की वजह से पानी आ रहा है। हनुमान मंदिर तक पानी आ चुका है, जो रिहायशी इलाके हैं वहाँ पर भी पानी पहुँच चुका है। तो अब प्रशासन अलर्ट मोड में है, लगातार वो कोशिश कर रहा है कि लोगों को सुरक्षित स्थान पे पहुंचाया जाए, क्योंकि अभी भी जलस्तर लगातार गंगा और यमुना दोनों का बढ़ रहा है। इसलिए कोशिशें की जा रही है, जो कंट्रोल रूम है वहां पर लगातार कंट्रोल रूम में भी मॉनिटरिंग की जा रही है। लोगों को इस बात से अवगत कराया जा रहा है, जो निचले इलाके हैं वहाँ के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जो राहत शिविर बनाए गए वहाँ भेजने की कोशिश की जा रही है। तो ये कह सकते हैं कि गंगा और यमुना के जिस तरह से जलस्तर बढ़ रहा है, आने वाले दिनों में संगम नगरी प्रयागराज में अभी थोड़ा लोगों को और भी कठिनाइयाँ झेलना पड़ेगी। इस बीच में मौसम विभाग ने जिस तरह से चेतावनी दी है, बारिश हो रही है, उसकी वजह से भी शहरी इलाकों में जो जल भराव हो रहा है उससे भी लोगों को परेशानी हो रही है। तो ये कहा जा सकता है कि प्रशासन अलर्ट मोड में है, लगातार वो व्यवस्थाएं कर रहा है जिससे इन तमाम परेशानियों से निपटा जा सके। लेकिन आने वाले दिनों में लोगों को भी सचेत रहना पड़ेगा। ऐसे इलाकों में खासतौर से जो निचले इलाके हैं वहाँ पर जलस्तर बढ़ने के बाद पानी पहुँच सकता है, तो सुरक्षा उनके लिए भी ज़रूरी है। और प्रशासन भी लगातार कोशिश कर रहा है कि लोगों को कम से कम परेशानी और ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तरीके से व्यवस्था को सुनिश्चित किया जाए। शहरी मीडिया प्रयागराज। पीलीभीत के सहरा मऊ थाना क्षेत्र में मांस बरामदगी के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक परीक्षण के बाद मुकदमे में गोवध निवारण अधिनियम की धाराएं बढ़ाई गई हैं। पुलिस ने 19 अगस्त को वासिद को गिरफ्तार किया और इसके पास से 12 बोर का तमंचा और 3 कारतूस बरामद होने का दावा भी किया गया है। और इसके बाद 20 अगस्त को 3 अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। कुछ आरोपियों पर पहले से भी अलग अलग मुकदमे दर्ज हैं। हमारे संवाददाता अमित पाल की पीलीभीत से ये रिपोर्ट देखिए। पीलीभीत की थाना सेरामऊ को पुलिस को जानकारी लगी थी 16 अगस्त को भारी मात्रा में गौमांस बरामद किया। वहां से आरोपी भाग जाने के कारण गिरफ्तारी नहीं हुई। वहीं हरकत में आई पुलिस ने 19 अगस्त को 4 आरोपियों की गिरफ्तारी की है, जिसमें सुनील, वाहिद, नबी और एक और आरोपी की गिरफ्तारी की गई, जिनके पास से एक 12 बोर का तमंचा, 3 जिंदा कारतूस पाए गए हैं। चारों आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली गई है। और वहीं आपको बता दें, जो भारतीय बजरंग दल के जिला अध्यक्ष संजय कुमार हैं, उन्होंने आरोप लगाया है कि श्रावण माह, इतने पवित्र माह में जो इतना बड़ा जो गौकसी हुई है, कैसे हुई, किनके द्वारा हुई और ये इतने पवित्र माह में ये कैसे गौकसी हो सकती है। बड़ा आरोप लगाते हुए पुलिस के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा है कि अगर इस तरह के कृत्य नहीं रुके तो बड़ी कार्रवाई की जाएगी, उनके द्वारा प्रदर्शन भी किया जाएगा। फिलहाल पुलिस के द्वारा 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। जब तक के देखते रहे इंडिया वॉइस, अमित पाल, पीलीभीत। लखनऊ के पौष इलाके गोमती नगर स्थित आईसीआईसीआई बैंक के पास बैंक ऑफिसर की पत्नी की गोली मारकर हत्या करने के बाद बैंककर्मी फरार हो गया और इसके बाद वो करीब 1 किलोमीटर दूर स्थित अपने घर पहुंचा। बहन की भी गोली मारकर हत्या कर दी, फिर खुद को भी गोली मारकर आत्महत्या कर ली। जानकारी के मुताबिक बैंक ऑफिसर दिव्या मिश्रा मशहूर यूट्यूबर प्रज्ञा मिश्रा की बहन थी। इलाके में दिन दहाड़े गोली चलने से हड़कंप मच गया। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। दिव्या मिश्रा आईसीआईसीआई बैंक में रिलेशनशिप मैनेजर के तौर पर काम करती थीं। पति साकेत वाजपेयी भी एसबीआई में काम करते थे। दोनों के बीच तलाक का केस चल रहा था। आलमबाग में रहने वाली दिव्या मिश्रा ने करीब 1 साल पहले अपने पति मानस से तलाक के लिए कोर्ट में अपील दायर की थी। मौके पर फॉरेंसिक टीम की जांच चल रही है और इस पूरे मामले की तहकीकात की जा रही है। देखिए हमारे संवाददाता की ये खास रिपोर्ट। राजधानी लखनऊ के गोमती नगर जैसे पौष इलाके में आज दोपहर 12:30 बजे एक सनसनीखेज वारदात सामने आई, जहां पर एसबीआई बैंक में अकाउंटेंट पद पर कार्यरत मानस वाजपेयी के द्वारा अपनी पत्नी दिव्या मिश्रा की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। दरअसल दिव्या मिश्रा गोमती नगर स्थित मिठाई वाला चौराहे पर आईसीआईसीआई बैंक में असिस्टेंट मैनेजर के पद पर कार्यरत थी और आज मानस वाजपेयी दोपहर वहां पहुंचा, दिव्या को कॉल की, दिव्या को बाहर बुलाया और उसके बाद उसकी बहस हुई और उसके बाद उसने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। और इसके बाद महज
2 किलोमीटर दूर हुसलिया चौराहे पर, जहां मानस वाजपेयी किराए के मकान पर अपनी बहन के साथ रहता था, वहां पहुंचा और अपनी बहन की हत्या करने के बाद खुद आत्महत्या कर ली। इस पूरे मामले की सूचना जब पुलिस को मिली तो पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आज दिनांक 30 अगस्त 2026 को दिन लगभग 12:15 बजे थाना गोमती नगर को सूचना प्राप्त हुई कि ये जो ICICI बैंक है मिठाई वाला चौराहे के पास, उसमें एक बैंक कर्मचारी को उसके पति ने गोली मारी। तो तत्काल पुलिस मौके पे पहुंची, महिला को हॉस्पिटल पहुंचाया गया, उसकी मृत्यु हो चुकी है। और उसके साथ जो साथ में कर्मचारी थे महिला के साथ, उन्होंने बताया कि उसके पति ही था, उन्होंने आइडेंटिफाई किया है और पति द्वारा ये गोली मारी गई। महिला का क्या नाम है और आरोपी पति का क्या नाम है? महिला का नाम दिव्या मिश्रा है और पति का जो है अभी हम तहकीकात कर रहे हैं। वजह क्या रही सर? वजह क्या रही? यहाँ जो उनके साथ कर्मचारी है उनका कहना है कि पति पत्नी के बीच में विवाद था। पुराना कोई विवाद चल रहा है? कहाँ से आया था सर? किस चीज से गोली मारी? कोई अवैध असलाह, पिस्टल थी, क्या था? ये तो अभी मिलने के बाद ही पता चलेगा। ऑटो से आया था, ऐसा इनका प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है। कितनी गोली मारी गई सर? अभी तक तो कंफर्म नहीं हुआ, अभी मेडिकल और PM में ये होगा। अभी तो सर पे चोट के कारण जो है अभी प्रथम दृष्टया वही प्रतीत हो रहा है। घटनास्थल पर फॉरेंसिक टीम पहुंची और साक्ष्य को जुटाने में जुट गई। अब पुलिस ये तलाशने की कोशिश में लगी हुई है कि आखिर इस पूरी घटना के पीछे क्या कारण है। कैमरा पर्सन हरीश के साथ अजहर खान, इंडिया वॉइस, लखनऊ। सीतापुर में नजूल भूमि से जुड़े पुराने पट्टों को लेकर प्रशासन ने जांच और परीक्षण की प्रक्रिया तेज कर दी है। राजस्व ग्राम छावनी कदीम में गाटा संख्या 343 की करीब 1.157 हेक्टेयर नजूल भूमि के पुराने गट्टों की पड़ताल की गई है। दस्तावेजों के मुताबिक कई पट्टों की अवधि वर्षों पहले समाप्त हो चुकी है। स्थलीय निरीक्षण में करीब 0.646 हेक्टेयर भूमि खाली, जबकि 0.511 हेक्टेयर पर निर्माण और अन्य उपयोग दर्ज मिला है। अब प्रशासन पुराने गट्टों की स्थिति की समीक्षा के बाद भूमि को सरकारी प्रयोजन के लिए आरक्षित या पुनर्गठित करने की प्रक्रिया आगे बढ़ा सकता है। अंतिम फैसला प्रशासनिक आदेश के बाद ही साफ हो पाएगा। गाजियाबाद में सरकारी काम के बदले रिश्वत मांगने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों की शिकायत अब स्थानीय स्तर पर की जा सकेगी। भ्रष्टाचार निवारण संगठन उत्तर प्रदेश की अधिसूचना इकाई का कार्यभार पुलिस लाइन गाजियाबाद में संचालित है। यहां लोग रिश्वत मांगने, भ्रष्टाचार या इससे जुड़ी किसी भी सूचना की शिकायत कर सकते हैं। विभाग ने शिकायत के लिए उप निरीक्षक कृष्णपाल सिंह और अजय कुमार के संपर्क नंबर जारी किए हैं। संगठन का उद्देश्य सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना और शिकायतों पर नियमानुसार कार्रवाई करना है। देखिए हमारे संवाददाता इंद्रेश शर्मा की गाजियाबाद से यह खास रिपोर्ट। मैं गाजियाबाद के पुलिस लाइन में खड़ा हूं इस समय, और आज का ये उद्देश्य है कि मैं यहाँ आया हूँ पुलिस लाइन में, जहाँ पर भ्रष्टाचार निवारण निरोधक विभाग का उद्घाटन हुआ था। पर चूँकि जिले गाजियाबाद से लेकर सटे हुए गाजियाबाद से सटे हुए मेरठ, हापुड़, नोएडा, ये ज़िले हैं जहाँ पर भ्रष्टाचार होते हैं। जो पीड़ित लोग हैं, पीड़ित के साथ जब एक ऐसा भ्रष्टाचार के केसेस होते हैं, उन्हें नहीं पता होता है कि उन्हें जाना कहाँ है। तो उनके लिए बता दें कि मेरठ कार्यालय की ओर से, भ्रष्टाचार निवारण की ओर से ये कार्यालय का उद्घाटन हुआ था, जो कि गाजियाबाद के पुलिस लाइन में मेरे पीछे देख रहे हैं आप। इसमें यहाँ लिखा है भ्रष्टाचार निवारण संगठन उत्तर प्रदेश अभिसूचना इकाई गाजियाबाद कार्यालय। ये यहाँ पर जो ये उद्घाटन हुआ था वो इसलिए हुआ था कि जो आसपास के ज़िले के जो लोग हैं, जो पीड़ित हैं, जो भ्रष्टाचार से बहुत दुखी हैं, वो आकर अब इन प्रभारी साहब, ये जो निरीक्षक लिखे हैं दुर्गेश कुमार, और ये जो पुलिस उपाधीक्षक हैं श्री इरफान नासिर खान, इनसे भी आप जो है मिलकर अपनी समस्याओं को बता सकते हैं। और भ्रष्टाचार के जो अफसर हैं उनको एक लगाम कसने के लिए जो है आप ये इनसे संपर्क कर सकते हैं सीधा। और मैं दिखाना चाहता हूँ कि मेरे पीछे एक बोर्ड है, यहाँ पे एक फ़ोन नंबर भी दिखाई दे रहा है कि इंटेलिजेंस यूनिट जनपद गाजियाबाद भ्रष्टाचार निवारण संगठन उत्तर प्रदेश, जिसका मोबाइल नंबर 9454401899 है।
कंट्रोल रूम नंबर ये नीचे दर्शाया गया हुआ है। तो आप गाजियाबाद की पुलिस लाइन, जहाँ पर पुलिस का सारा महकमा है, जो कि पुलिस लाइन गाजियाबाद में यहीं भ्रष्टाचार निवारण निरोधक यहाँ पे कार्यालय है। मैं दिखाना चाहता हूँ ये कार्यालय, ये इस तरह से यहाँ पे है, ये इसका द्वार है और आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये जो कार्यालय है। इसी कार्यालय में आकर जो है, इसी कार्यालय में आकर आप जो है अपनी जो है समस्याएं बताकर अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। गाजियाबाद से इंद्रेश शर्मा, इंडिया वॉइस। प्रयागराज के यमुनानगर जोन के कोरांव तहसील में बेलन नदी पर बना पुल क्षतिग्रस्त होने से आवागमन पूरी तरह से ठप हो गया है। यह पुल सिरसा कोरांव स्टेट हाईवे पर स्थित है और यूपी को मध्य प्रदेश से जोड़ता है। पुल के क्षतिग्रस्त होने से कोरांव का देवघाट से संपर्क कट गया है। लोक निर्माण विभाग के जूनियर इंजीनियर राजीव चौबे के मुताबिक डैम से अधिक पानी छोड़े जाने के कारण नदी का जलस्तर बढ़ा और पानी पुल पर आ गया। इससे पुल के ज्वाइंट में गैप हो गया। सुरक्षा के मद्देनजर पुल को आवागमन के लिए बंद कर दिया गया है। पीडब्ल्यूडी ने सेतु निगम की टीम को निरीक्षण के लिए बुलाया है और मरम्मत के बाद ही अब यातायात बहाल किया जाएगा। यह भी कहा गया है। देवघाट में आवागमन बंद होने का बोर्ड भी यहां पर लगा दिया गया है। पुल जो है, पुल का चूंकि डैम का पानी ज़्यादा हो जाने के कारण, डैम के बंदे से पानी छोड़ देने के कारण यह पुल पर पानी आ गया। यह 1994 में इस तरह की बाढ़ आई थी और उसके बाद 1994 के बाद यह बाढ़ परसों की रात में एकाएक अचानक पानी बढ़ जाने के कारण ये ऐसी स्थिति बनी है। ये इसको कहते हैं, ये स्टेट हाईवे मार्ग है। ये सिरसा ड्रमनगंज कोरांव संपर्क 2 स्टेटों को जोड़ता है। ये बताया गया है कि पुल में जो है ज्वाइंट में थोड़ा सा गैप हो गया है, इसलिए इसको पूरी तरह से, चूंकि यह पूरा पुल बैरिंग पर है, तो इसको तत्काल जो है बंद कर दिया जाए ताकि लोगों को कोई बड़ी दुर्घटना न हो। कुशीनगर में बालू माफियाओं के आतंक का मामला सामने आया है। तरिया सुजान थाना क्षेत्र की बहादुरपुर पुलिस चौकी के पास चेकिंग के दौरान एक ट्रक चालक ने पुलिस टीम को देखकर वाहन रोकने के बजाय तेज रफ्तार में उसने ट्रक को भगाया। ट्रक को रोकने के लिए सिपाही विजेंद्र मणि तिवारी बाइक से उसका पीछा करने लगे। आरोप है कि पीछा कर रहे सिपाही को ट्रक ने कुचल दिया और उसके बाद चालक मौके से फरार हो गया। इस हादसे में सिपाही विजेंद्र मणि तिवारी गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। घायल सिपाही को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है और फरार आरोपी की तलाश की जा रही है। इस घटना ने क्षेत्र में बालू के अवैध कारोबार और माफियाओं के बढ़ते दुस्साहस पर सवाल भी खड़ा किया। और खबर मेरठ से। मेरठ में आवासीय भवनों में व्यावसायिक गतिविधियों के खिलाफ आवास एवं विकास परिषद की कार्रवाई के विरोध में अस्पताल संचालक और व्यापारी लामबंद हो गए। लगातार दूसरे दिन अस्पताल संचालकों ने परिषद कार्यालय का घेराव कर धरना दिया। उनके समर्थन में व्यापारी और किसान यूनियन भी उतर आए। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद शास्त्री नगर, जागृति विहार और माधवपुरम समेत कई आवासीय योजनाओं को लेकर सर्वे भी जारी किया गया है। 13 अगस्त को शास्त्री नगर में 21 अस्पतालों और नर्सिंग होम को नोटिस दिया गया था। परिषद की कार्रवाई के खिलाफ अब विरोध तेज हो गया है, जबकि इस मामले की इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की अगली अहम सुनवाई सितंबर महीने में प्रस्तावित है। देखिए, जो आपदा पूरे मेरठ पे इस टाइम आई हुई है, पूरे मेरठ को बचाने की लड़ाई है। सबको रोजी मिले, रोटी मिले और रोजगार मिले। मांग हमारी यही है। हमारी मांग तो कुछ है ही नहीं। हमारे कारोबारों को मत छेड़ो, हमारे कारोबारों को बंद मत करो। 80% लोगों के कारोबार तुम बंद कर दोगे, उससे क्या भारत विकसित होगा? क्या काम आप करना चाहते हो? जो यहाँ का, कल हमने उससे एससी से बात करी, राहुल यादव से, उसने कहा सब चोर हैं, तुम सब चोर हो। हमने कहा कि भाई तुमने सीलिंग की कार्रवाई क्यों करी? सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश सीलिंग की कार्रवाई के लिए नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश 21 तारीख तक सर्वे का आदेश है। काहे पे सीलिंग हो रही है?
अस्पतालों पे सीलिंग कर रहे हैं। नोटिस चिपका दिया, 7 दिन का समय दे दिया। डर के मारे हमारा सब स्टाफ भागने को तैयार है, अपने घर जाने को तैयार है कि सील हो गए तो क्या करेंगे। आवास विकास का घेराव आप देख ही रहे होंगे, कैसे पूरे शहर पे बुलडोजर चल रहे हैं। ये बुलडोजर अब हम नहीं चलने देंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो व्यापार चल रहे हैं ये सबकी सहमति से चल रहे हैं और सबकी जेब में इनका पैसा जा रहा है टैक्स के रूप में। तो टैक्स क्यों लेते हैं? फिर टैक्स भी मत लीजिएगा, फिर इन्हें अवैध बताइएगा। हम उनके हर सवाल का हम उनके समर्थन करेंगे। लगभग 21 अस्पतालों को नोटिस दिया गया, 7 दिन का टाइम पीरियड दिया गया कि 7 दिन में खाली कर दीजिएगा, वरना हम सीलिंग के अपनी कार्रवाई करेंगे। अब बताओ मुझे, अभी नगर निगम का ऑफिस बना हुआ, वैसे में इनके लिए सारे नियम हो जा, और जो छोटे व्यापारी है इनके लिए कुछ, ये अपना नियम खुद बना ले। अभी कह रहे हैं ये सब भ्रष्टाचारी है, अवैध है, तो फिर तो पूर्व के जो ये अधिकारी रह गए ये भी भ्रष्टाचारी है। इन्होंने क्यों दिए भाई? लाइसेंस तो इन्होंने ही दिए, पूर्व के उनकी भी जांच करा लो। हम तो कह दो ढवा दियो फिर सब है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए जुड़े रहिए इंडिया वॉइस के साथ।